चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। शायद भाजपा के लोग समझते हैं कि जोर से बोल के वो हकीकत बदल देंगे या झूठ को सच कर देंगे। ये उनकी गलत फहमी है। जोर से बोल के उनकी नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बुलेटिन का। आज उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा फर्रुखाबाद में थे और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के अपने जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे बात की है, उन्हें निर्देशित किया है और जो पिछली भूमिकाएं हैं फर्रुखाबाद के भाजपा कार्यकर्ताओं की उन पर विश्वास जताया है और उसी के आधार पर ये कहा है कि जो 2022 का रण है वो आसानी से जीता जा सकेगा अगर हम सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाते रहे और तो कहीं जो विरोधी हैं वो कहीं मुकाबले में ठहरेंगे नहीं। और तमाम सी उपलब्धियां भी गिनाई हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा ने। डॉक्टर दिनेश शर्मा फर्रुखाबाद काफी दिनों बाद आए हैं और तमाम सी पुरानी यादें थी उनके दिमाग में। आप कल्पना कर सकते हैं कि सदानंद शुक्ला उनके समय में युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और एक लंबा अरसा गुजर गया। खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है और उसी उनके बयान को लेकर, उनके कथन को लेकर के हम आज जो बुलेटिन में चर्चा करने वाले हैं। खास तौर से जो विकास विजय रथ यात्रा चल रही है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि अभी विजय यात्रा निकालने से कुछ नहीं होता है, चुनाव के बाद पराजय यात्रा निकालने की वो तैयारी करें। ये जो बार बार रिपीट कर रहे हैं अखिलेश यादव अपना बयान कि 400 सीटें हम जीतेंगे, उसको लेकर के भी उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से कहा है कि सपने देखने का अधिकार सबको है। अधिकांश लोग रात में सपने देखते हैं, लेकिन श्रीमान जी दिन में सपने देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को लेकर के चल रही है, जो पिछले चुनाव में जो सीटें जीते थे उससे आगे बढ़ने की बात है। तीसरी बात जो जातीय सम्मेलन, हम लोगों ने कल इस पर चर्चा की थी, जो जातीय सम्मेलन समाजवादी पार्टी कर रही है उसको लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस जाति का शोषण अधिक करती है सब पार्टी उसी जाति का सम्मेलन करती। और उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी की भी उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि नारा लगता था कि तिलक, तराजू और तलवार, आज वही लोग तिलक लगाकर और तराजू लेकर के चल रहे हैं। उनका कि ये बहुरूपीय है, छद्म वेशधारी है, ये शब्द इस्तेमाल किया है कि ये बहुरूपीय है, छद्म वेशधारी है, छद्म वेशधारी है। ये वोटों के लिए किसी को गाली भी दे सकते हैं, किसी को गले भी लगा सकते हैं। तो ये बड़ा बयान डॉक्टर दिनेश शर्मा का आया है। पराजय यात्रा की तैयारी करने की सलाह दी है उन्होंने समाजवादी पार्टी को, जो 400 सीटें जीतने की बात पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो समाजवादी पार्टी कह रही है 400 सीटें जीतने की बात, उसके लिए कहा है कि
सपने देख रही है, दिन में सपने देख रहे हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। और ये स्थिति है, इस पर कहा है कि पराजय यात्रा की तैयारी करिए। विजय यात्रा का अभी कोई मतलब नहीं, पराजय यात्रा की तैयारी करिए चुनाव के बाद। तो हम इसी बयान पर चर्चा करेंगे। छद्मवेशधारी कहा है कि, और कहा कि ये लोग वोट के लिए गाली भी दे सकते हैं, गले भी लगा सकते हैं। और छद्मवेशधारी है ये लोग, विपक्ष की ओर कहा है ये कुछ भी कर सकते हैं। तिलक, तराजू और तलवार का नारा देते थे और आज तिलक लगा करके तराजू लेकर के खुद चल कुछ भी कर सकते हैं। तो यही आज का विषय रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा हम लोगों ने कल परिवर्तन किया है कि थोड़ा थोड़ा बोले, सवालों के जवाब दें, भाषण न करें, इतिहास की बातें न बताएं। ये हमने निवेदन किया है अपने सभी पैनलिस्ट से। आज की इस चर्चा में भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता द्विवेदी जी हैं, महिला मोर्चा के नेता हैं। इसके अलावा अमित पाठक जी हैं, पार्टी के नेता है, युवा नेता है, संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य। और वरुण त्रिपाठी हैं, अनुपमा शर्मा जी हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता। और राघव दत्त मिश्रा, समाजवादी पार्टी के जिला मंत्री। तो ये पैनल है आज की डिबेट का। और हम फिर चलते हैं उसी बयान की ओर जो प्रेस वार्ता में कहे हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने, क्योंकि दिन में सपने देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग और ये छद्मवेशधारी हैं, ये पराजय यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। श्वेता जी, क्या इस तरह से क्या विपक्ष को डेमोलाइज करने की बात है? और जो उत्साह चल रहा है कि हर सभा में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 से ऊपर की भी बात वो कर रहे हैं, 400 से ऊपर की बात सीटें जीतेंगे, और बार बार अपने बयान पर कायम हैं। और तमाम सी चीजें और भी हैं, तमाम से और डेवलपमेंट भी हुए हैं समाजवादी पार्टी में, और लोग भी मिल रहे हैं। तो क्या इस पूरे बयान के क्या अर्थ निकाले जाए? भाई साहब, सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। आज शर्मा जी हमारे जनपद में थे और जैसे कि आपने उनके बयान के बारे में बताया है, तो हम लोग इससे पूरा सहमति रखते हैं कि ये अखिलेश जी का दिवा स्वप्न ही है कि इस बार 400 पार। दिवा स्वप्न जो होते हैं वो दिन में जागते हुए देखे जाते हैं, और जो वैसे तो सपना रात में आता है सोने पर, लेकिन वो ये देख रहे हैं। ठीक है, सपने देखने का अधिकार, जैसा कि शर्मा जी ने कहा है, कि सभी को है। पहले बात तो मुझे ये पूछना है कि जब अभी चुनाव आया ही नहीं तो ये विजय रथ यात्रा कैसे निकल रही? बिना विजय के पूर्व ही ये विजय रथ यात्रा कैसे निकल रही? इसका क्या अभिप्राय है? सबसे पहला प्रश्न ये है। और दूसरी बात, जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस जाति का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, आज उसी जाति को बड़ा महिमा मंडित किया जा रहा है चुनाव से पूर्व, ताकि उनका वोट भी हमें मिल सके, शायद वो हमसे मिल जाए। लेकिन ऐसा अब संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा ने कोई बयानबाजी नहीं करी है। भाजपा ने जो भी कार्य किया है वो जमीनी स्तर पर किया है, और इसका जवाब जनता आगे चुनाव में देगी। भाई, उनको सपने देखने का अधिकार है, वो देखें 400 पार या कुछ भी। उन्होंने जमीनी स्तर पर अभी कुछ भी नहीं किया है। और जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, उन्होंने विजय यात्रा निकालनी शुरू की। और उनका एक बयान ये भी बार बार कहा जा रहा है, विजय यात्रा में उन्होंने एक चीज ये भी कही है कि बाबा, बुल और बुलडोजर को हम बाहर कर देंगे। बाबा से क्या तात्पर्य है? क्या अब बाबा लोग नहीं रहेंगे? भाई, बाबा काशी में भी हैं, अयोध्या में भी हैं। हमारी तो सनातन संस्कृति है बाबा की। रही बात बुल की, तो क्या गाय, भैंस, निरीह जिनके वध पे रोक लगा हुआ है, उनको भी हटा दिया जाएगा? अब निरीह पशु भी नहीं रहेंगे जब सपा आ जाएगी, अगर आ गई तो। और बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण हटाना बंद हो जाएगा। पुनः वो जो असामाजिक तत्वों को हटाया गया था, जिनको समाप्त किया गया था, क्या उनका पुनः अधिकार हो जाएगा? तो एक तरह से ये क्या इसीलिए इनको छद्मवेशधारी कहा जा रहा है। क्या ये सनातन संस्कृति ही समाप्त कर देना चाहते हैं? भाई, चाहे कुछ भी तीनों चीजें जिनका मैंने नाम लिया, तो क्या ये सनातन संस्कृति को समाप्त करके ही प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हैं?
छद्म नारों के साथ ये किसी को भी गाली दे सकते हैं। जब इनका मन होगा तब ये गले लगा लेंगे, जब इनका मन होगा, जब इनकी सरकार आएगी, सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा एफआईआर उसी जाति के खिलाफ होने वाली है, होती रही है। और इस सपा का जो भी होता है वो टेबल कैलकुलेशन होता है कि इतना हमने कांग्रेस से टाई अप कर लिया तो इतना वोट हमको मिल जाएगा, इतना हमने बसपा से कर लिया तो इतना वोट हमको मिल पाएगा। इनका जमीनी कैलकुलेशन नहीं होता है, जबकि बीजेपी का जो भी चुनावी रणनीति, चुनावी गणित है वो जमीनी स्तर पर है, प्रत्येक अपने क्षेत्र तक है। और इसी टेबल कैलकुलेशन के आधार पे ही ये इनकी विजय रथ यात्रा निकल रही है और इस रथ यात्रा को पराजय यात्रा जनता निकालेगी। इस विजय को पराजय में जनता बदलेगी। और ये आप खुद देखिएगा 2022 में, और इन्होंने जिन भी, ये उसी तरह का अखिलेश जी का बयान है जैसे वो पूर्ववर्ती देते रहे हैं, असंगत बयान, उसी तरह का इनका ये बयान है जो जनता को भ्रमित एवं उत्तेजित तो कर सकता है लेकिन वोटों में परिवर्तित नहीं कर सकता है, क्योंकि वोटों में परिवर्तित करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करना होता है, और जो कि भाजपा कर रही है, कर चुकी है और आगे 2022 में पुनः और जोश और खरोश के साथ करेगी। जी, उप मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और भाजपा की जो उपलब्धियां गिनाई, तो ये कौन सी उपलब्धियां हैं भाजपा की जिसको वो गिना रहे हैं? कोरोना काल की गंगा जी में बहती हुई लाशें, ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोग, या प्रवासी मजदूर जिनके लिए कांग्रेस ने 1000 बसें लगाई और यहाँ तक कह दिया कि योगी जी अपने झंडे लगा लें, फिर भी उन बसों का बाइकाट करके प्रवासी मजदूरों को उन बसों में बैठने नहीं दिया। या फिर आज बहू बेटियों की इज्जत जिस तरह के खतरे में है, पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था और खास तौर से इसका असर महिलाओं पे हो रहा है, इसकी ये उपलब्धि उनकी है। या किसानों को रौंद रहे हैं वो, ये उनकी उपलब्धि है। या आज वर्तमान में बुआई के सीजन में पूरे उत्तर प्रदेश में किसान खाद और बीज के लिए परेशान है, इसकी वो उपलब्धि बता रहे हैं। ये आज उत्तर प्रदेश के 4.25 लाख विद्यार्थी अपनी प्रतिपूर्त फीस के लिए पूरा साल हो गया उनको नहीं मिली है, इसके ये उनकी उपलब्धि है जो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ। तो किस उपलब्धि की वो बात कर रहे हैं ये? और मुझे लगता है इसीलिए ये इतनी सारी उपलब्धियां उनके पास हैं, इसीलिए इन्होंने तय कर लिया कि अगला चुनाव हम हिंदुत्व के नाम पे ही लड़ेंगे। अगर ऐसा इतनी उपलब्धियां इनके पास होती तो ये आगे वाला चुनाव 22 का हिंदुत्व पे लड़ने का फैसला न करते ये। और दूसरी बात ये कहते हैं जो कि दिन में सपने देखने की, तो कोई दिन में सपने देख रहा है, कोई सब्ज बाग दिखा के सपनों का सौदागर है। तो ये तो अपनी अपनी रणनीति कौशल की बात है ये। और ये मुझे लगता है कि सारा झमेला ये है ओबीसी के वोटों के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये जो जाति सम्मेलन हो रहे हैं ये ओबीसी के वोटों के लिए हो रहे हैं, जिनके दम पे 4-4 बार सत्ता समाजवादी पार्टी ने भाजपा के सहयोग से सत्ता सुख भोगा। और भाजपा ये समझ रही है कि हमने ये आशीर्वाद यात्राएं जो निकाली थी, इन आशीर्वाद यात्राओं से जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, ये सारा हमारे उसमें आ गया है। तो ये असल लड़ाई तो उसकी चल रही है ये। और वो सोचते हैं एक वर्ग तो हमारे पास है ही और बाकी ये पिछड़ा वर्ग मिल जाएगा तो हमारी विजय यात्रा तो हमारी पूरी हो गई। तो दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र में सपने देख रहे हैं, कोई सपने बेच रहा है, कोई सपनों का, और कोई सपने दिन में देख रहा है। तो ये अपनी जगह पे सही है, लेकिन जनता सब देख रही है और जनता 2022 में जो सपने दिखाएगी ये वो इनको जमीन पे लाने वाले होंगे। अभी तो ये जमीन पे है ही नहीं है, ये तो अभी जाति समीकरण में लगे हैं। इनकी जनता को छोड़ के ये खाली सत्ता के बारे में सोच रहे हैं। कांग्रेस के अलावा कोई भी उत्तर प्रदेश में जनता के बारे में नहीं सोच रहा है।
जनता की बात कहीं से आपको सुनाई नहीं पड़ रही है, कहीं 400 सीटों की बात हो रही है, कोई उपलब्धियां गिना रहा है। लेकिन जनता जिस तरीके से आज महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, किसान परेशान है, रौंदे जा रहे हैं, इसकी बात कोई नहीं कर रहे हैं कि इसके लिए हम क्या करेंगे। जवाब है भाई साहब, जवाब भी सुनिए। जवाब भाई पहले बात रखिए, जवाब तुम्हें नहीं देना है। बात रख रहा हूँ भाई साहब, बात रख रहा हूँ, क्योंकि प्रवक्ता जब शांत हो गए तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा ना। भाई साहब बात यह है कि अखिलेश जी की रथ यात्रा के विषय में तो पराजय यात्रा उन्होंने उसी समय तय कर लिया था जब उन्हें ये तय करना था कि लखनऊ से यात्रा निकाले या कानपुर से, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने यात्रा निकाली थी लखनऊ से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आज उन्हें कानपुर से यात्रा निकालनी पड़ी क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कानपुर की यात्रा निकालेंगे तो मुझे जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन समाजवादी मित्रों के लगने लगा है कि यात्रा में जो संख्या और अन्य भागीदारी हो रही है वो साफ समाजवादी पार्टी के मित्रों को लगा है कि अब इस यात्रा से उत्तर प्रदेश की सरकार में वो दोबारा नहीं आ पाएंगे। जिस तरीके के कांग्रेस के मित्र विवेक जी कह रहे थे कि कोरोना के काल में कहाँ थे, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ आप कोरोना के काल में कहाँ थे? बसों की बात करते हो, किस तरीके से पूरे देश में झूठ बोला। 2 पहिया वाहन को आप 4 पहिया वाहन में ले आए। जब योगी जी ने राजस्थान में कोटा में पढ़ रहे छात्रों के लिए बसें भेजी, बस आई भी नहीं थी उत्तर प्रदेश में, आपकी राजस्थान सरकार ने डीजल के पैसे के लिए पीछे से चेक भेज दिया, हमारे योगी जी ने वो पैसा भी दिया। आप किसकी बात कर रहे हो? उपलब्धियां देखने के लिए अगर उपलब्धियां देखनी है भारतीय जनता पार्टी की तो जमीन पर आइए, एसी और बंद कमरों में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां नहीं देख पाओगे। उपलब्धियां देखनी है तो कांच का चश्मा हटाइए विवेक जी, तब उपलब्धियां दिखेगी। एक गिद्ध दृष्टि दिखने से कि उत्तर प्रदेश में आग लगा दें, दंगे लगा दें, सत्ता में आए, वो मंसूबे आपके अब कामयाब उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, वो सरकार चाहती है। देखिए जिस तरीके से दिनेश शर्मा जी का जो बयान आया तो उसमें अखिलेश जी की बात कही गई कि 400 सीटें। देखिए ये उनकी अपनी पार्टी है, वो क्या मानक और क्या क्राइटेरिया तय करते हैं 2022 के लिए, ये अलग विषय है। जहाँ तक रही हमारी बात, तो मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते उप मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि साहब बड़ी उपलब्धियां, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। शायद हमें लगता है कि वो फतेहगढ़ मुख्य मार्ग से साहब आज नहीं निकले, नेकपुर के पुल के नीचे पिछले 1 साल से साहब बजाज एजेंसी के सामने सड़कें टूटी हुई हैं, तो गड्ढे मुक्त की बात करने वाली योगी सरकार आज उप मुख्यमंत्री फर्रुखाबाद जिले के अंदर मौजूद थे, साहब लेबर काम कर रहे थे। मैं अपने भाजपा के साथियों से कहना चाहूंगा, उपलब्धियां तो इतनी है कि साहब उप मुख्यमंत्री आपके फर्रुखाबाद में गड्ढा मुक्त नहीं करा पाए। दूसरी चीज, बीजेपी बात करती है साहब सपा ने ये किया या अन्य दलों ने या कांग्रेस ने किया, भाजपा इतनी भयभीत क्यों है कि 32 बिरादरी के साथ सम्मेलन करना पड़ा? जब विकास के आपने इतनी बड़ी इमारतें साहब गढ़ दी तो आपको 32 बिरादरियों का साथ सम्मेलन करा। दूसरी चीज, आज पेट्रोल डीजल सिलेंडर जिनको इनके नेता, इनके मंत्री, इनके सेंट्रल मिनिस्टर साहब खोपड़ी पे रख के घूमते थे, आज क्या है साहब 100 के पार चला गया है। खाद की स्थिति क्या है? बोरी में वजन कम हो गया साहब 5 किलो। विकास तो इतना बड़ा हुआ कि साहब 5 किलो किसानों के पेट काट के साहब आप लोगों ने दाम निकाल लिया उनसे। खाद्य सामग्री की क्या स्थिति है, इस पे साहब कोई नहीं बोलेगा। कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव आम जनता तय करेगी। क्या हुआ? चलिए ठीक, अनुपमा जी, आज जैसा कि स्पष्ट ही हो चुका है अब तक कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री यहाँ पे फर्रुखाबाद में आए थे और उनके बयान के ऊपर हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। तो उन्होंने सपा के लिए तो जो बोला है वो बोला है कि विजय यात्रा वाले पराजय यात्रा निकालेंगे, लेकिन जो उन्होंने तिलक तराजू और तलवार की बात की और उसके साथ छद्म भेष की बात की है, तो मुझे लगता है कि दिनेश शर्मा जी ये बात स्पष्ट बता देना चाह रहे हैं जनता को कि जो बसपा है वो भाजपा की छद्म पार्टी है, मतलब भाजपा की ही पार्टी है। तो तिलक तराजू तलवार इस बार भाजपा के पक्ष में लड़ेगा, जैसा कि जनता को भी स्पष्ट ही है। और हिंदुत्व की बात विवेक भाई साहब ने भी की है और भाजपा की पहले प्रवक्ता ने भी बोली है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि हिंदुत्व के नाम पे भाजपा
मात्र सनातन धर्म की बात क्यों करती है? मतलब इनकी संकुचित मानसिकता जो है वो केवल धर्म में, हिंदू धर्म में भी केवल सनातन में सिमटी हुई है। ये सिर्फ सनातन धर्म की बात करेंगे, सनातन धर्म में ये, सनातन धर्म में वो। क्या हिंदुत्व तो मात्र सनातन धर्म तक ही सीमित है? हिंदुत्व तो बहुत बहुत ज्यादा, और शायद इसी का परिणाम ये भोग रहे हैं आज, मतलब हम हिंदू भोग रहे हैं भाजपा की संकुचित मानसिकता के कारण। क्योंकि हिंदुत्व तो एक बहुत बृहत शब्द है और इसकी बहुत बृहत परिभाषा है, जिसको भाजपाई अपनी संकुचित मानसिकता के कारण कभी नहीं पार पा पाएंगे। और दूसरा उन्होंने बात की है, जो भी यहाँ मैं इतना स्पष्ट करना चाहूंगी कि भ्रमित और उत्तेजित करने की भी बात की गई है कि जनता को भ्रमित उत्तेजित, तो जनता को भ्रमित और उत्तेजित करना तो हमेशा से भाजपा का काम है। और इसमें जैसे कि वरुण ने भी जिक्र किया उस चीज का, तो उसमें मैं शर्मा जी के एक बयान को यहाँ कोट करना चाहूंगी जो उन्होंने आज ही दिया है, जिसे एंकर महोदय यहाँ पे नहीं कोट किए हैं समहाउ, कि उन्होंने बोला है कि यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। तो जिस तरह से उनका ये बयान फर्रुखाबाद वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी कितनी गड्ढा मुक्त फर्रुखाबाद की सड़कें भगवान ही जानता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को फर्रुखाबाद जोगराज स्ट्रीट तक जहां उन्हें जाना था, वहां तक वो किस रास्ते से प्रशासन लेके गया है जो उन्हें फर्रुखाबाद की गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें, बल्कि सड़क तो है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं जहां हमें बीच बीच में सड़कें ढूंढनी पड़ती हैं। तो जिस तरह से उनका ये बयान उनका विशुद्ध जुमला है, उसी तरह से आज उन्होंने फर्रुखाबाद में जो भी बयान दिए हैं वो सिवाय जुमले के और कुछ नहीं है। और 22 में जनता इस बात का इनको अच्छे से जवाब देगी। अगर पंचायत चुनाव से भाजपा ने अपने ना किए गए विकास का, जिस विकास का दूर दूर तक पता नहीं है और ज्यादा नहीं है, विकास तो इन्होंने सत्ता में आते ही बेचारे का मर्डर ही करवा दिया। अब खाली विकास पांडे भाई के नाम पे अगर भाजपा कुछ यहाँ पे झंडे गाड़ना चाह रही है तो मुझे लगता नहीं कि वो सफल होगा। जी आ गए हैं इसीलिए मुझे शक्ल नजर आई तो मैंने का जिक्र कर दूं। तो इसलिए इनका विकास वास्तव में वही है जो विवेक भाई साहब ने बोला है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। मर्डर करा रही आवाज आ रही है? विकास पांडे बोलिए, ठीक है, बात करिए। हाँ झूठ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जल्दी आ रही है। भैया सबसे पहले तो जो अखिलेश यादव जी की पराजय का विषय है, तो पराजय तो श्रीमान अखिलेश यादव जी ने उसी दिन स्वीकार कर ली थी जिस दिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे आए थे। और उसके बाद एक तरफ वो भाजपा को कोस रहे थे, एक तरफ प्रशासन को कोस रहे थे और दूसरी तरफ अपने 13 जिला अध्यक्षों को उसी दिन हटा दिया। तो मुझे लगता है कि भटके हुए दल हैं ये सब, ये राह से नहीं भटक गए, ये अपने विजन, मिशन और लोहिया जी की कार्य पद्धति से दोनों से भटके हुए दल हैं। तो मुझे लगता है कि पराजय तो इनकी नियति बन चुकी है और पराजय रथ ही निकालना अब इनके पद की बात रह गई है। इसके अलावा अन्य किसी यात्रा का उत्तर प्रदेश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नई हवा है, नई सपा है, मैं फिर वही कहूंगा, पुरानी हवा है, पुरानी सपा है भाई साहब। अभी तो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के बाद चेहरे और चाल चरित्र, चेहरा कितनी जल्दी सपा का बदलता है ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और इसको लेकर के मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है। दूसरा, कांग्रेस परेशान है। मुझे लगता है कांग्रेस को परेशान होने का कोई हक रह नहीं गया, कारण कि ये हक भारत की जनता ने उनसे छीन लिया है और मुझे लगता है कि ये हक अब उन्हें मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि आपको जब परेशान होने का वक्त था तब आप क्या कर रहे थे ये पूरा देश और उत्तर प्रदेश जानता है। इसलिए अब आपसे ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने आपसे परेशान होने का हक छीन लिया है। कांग्रेस मुक्त भारत, मुझे लगता है कि बहुत समय पहले तक एक नारा था, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की हरकतें, जो देश सत्ता की लोलुपता में जो हरकतें कांग्रेस कर रही है, तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस मुक्त नारा है वो अब एक मिशन बनता जा रहा है देश की जनता के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। तो 2022 में कांग्रेस, मुझे चुनौती है कांग्रेस को कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लड़ाएं उत्तर प्रदेश से चुनाव, उत्तर प्रदेश से विधायकी का चुनाव लड़े राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अगर है हिम्मत तो लड़के दिखाएं, वरना कोरोना काल में कितने बार वायनाड गए राहुल गांधी और कितने बार सोनिया गांधी जी जो है वो रायबरेली आई हैं। ये मुझे भी डिबेट पे अगर इनके प्रवक्ता बता दें जो अभी कोरोना पे प्रवचन दे रहे थे तो मुझे बेहद हर्ष होगा। दूसरा,
दूसरा मुझे लग रहा है कि 80 करोड़ लोगों को जो मोदी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है, ये उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस और सपा के, या फिर सपा के दर्द इसलिए पेट में हो रहा है क्योंकि जो अयोध्या में दिवाली मन रही है अब 6 की जगह पे और मथुरा में होली हो रही है, तो मुझे लग रहा है सपा के लिए दर्द इसीलिए हो रहा है कि 6 में अब नौटंकी नहीं। महोदय, मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत ही जरूरी मुद्दे को उठाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। उसके साथ साथ आपने पहले ही कह दिया है कि बहुत कम समय में अपनी बात रखी है, जो रखनी है, जो मुद्दे हैं उन पर बात रखनी है, जो प्रश्न है उन पर बात रखनी है। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न था, जैसा कि डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि पराजय यात्रा, तो मैं इस बात को उनका बड़बोलापन कहूंगा। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण पद में उत्तर प्रदेश के रहने के बावजूद एक उप मुख्यमंत्री जैसी सीट पर रहने वाला व्यक्ति एक इतने बड़े शब्द को, बड़बोलेपन को करता है, तो उन्हें अपने पीछे देखना चाहिए। हाँ, हम लोग विकास की बात करते हैं, हाँ हम लोग, समाजवादी पार्टी ने विकास किया है तो विकास दिखाती है, और विकास दिखाने के लिए ये रथ यात्रा चली है, जगह जगह उपलब्धियां बताई जा रही हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन है क्या, वो पार्टी के डिप्टी सीएम ये बात कह रहे हैं जिनके ये पास यात्रा है नहीं क्योंकि विकास नहीं है। हाँ, उन्होंने यात्रा निकाली, जैसे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे और मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, वो बहुत ही ज्ञानी और अच्छे व्यक्ति थे, उन जैसा नेता होना बहुत ही असंभव सी बात है, लेकिन उन्होंने उनकी मृत्यु पर भी राजनीति कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी ने कलश यात्रा निकाली। हाँ, हम लोग कलश यात्रा नहीं निकाल पाए, नहीं निकालते क्योंकि हमें किसी की मृत्यु पर राजनीति नहीं करनी आती। किसी की मृत्यु पर अगर राजनीति करना आती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी को आती है, ये बात आपके सामने जग जाहिर है। हाँ, हम का रथ निकाल रहे हैं, उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चल रहे हैं क्योंकि वो एक जमीनी नेता है और जमीनी नेता को जनता से मिलने पर कोई कष्ट नहीं होता, इसलिए वो जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं। दूसरा, आपने कहा था कि डिप्टी सीएम साहब ने बताया सरकार की उपलब्धियों को। अगर सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भी उपलब्धि को पूरा किया होता तो आज डिप्टी सीएम साहब को अपना रूट नहीं बदलना पड़ता, उन्हें हो सकता गड्ढे वाले रोड से ही आना चाहिए था, लेकिन शासन और प्रशासन उन्हें गड्ढे युक्त रोड से नहीं लाया। चाहे वो मसैनी रोड की बात हो, चाहे वो आप बेवर चले जाइए, बेवर अगर आप कोई मृत व्यक्ति चला जाए तो हो सकता दोबारा उसमें सांस आ जाए मैनपुरी तक। इतना गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश योगी जी ने दे दिया है। तीसरी बात मैं कहता हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन स्वप्न देखते हैं, तो इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम कुछ करना जानते हैं तो स्वप्न देखना जानते हैं, और जो कुछ करना ही नहीं जानता वो केवल शब्दकोश से प्रहार करता है, बड़बोलापन करता है। वो आज यहाँ रुके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कार्यकर्ताओं की पीठ ठोकी, जो कार्यकर्ता उन तक पहुंच गए। अब वो कार्यकर्ता थे या चाटुकार थे वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अच्छा कार्यकर्ता जिसने संघर्ष किया वो तो पहुंच ही नहीं सकता। कार्यकर्ताओं के साथ मिले जुले और चले गए, कल दूसरी जगह उन्हें बड़बोलापन करना है, कुछ कहना है। अब मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे आए थे डिप्टी सीएम साहब और उन्होंने इटावा के एक कार्यकर्ता की बात कही। उन्होंने बताया कि एक इटावा के कार्यकर्ता थे जिनकी दुकान जल गई और सब कुछ जल गया, वो 700 रुपए महीने पर नौकरी कर रहे थे, वो खड़े हुए तो उन्होंने बताया कि साहब आपके कार्यक्रम में ये जो दरी बिछी है, कुर्सी बिछी है। तो जो शोषण वाली बात आई, मैं वहां पे ले जाता हूं आपको, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। मैं पूछना चाहता हूं उस व्यक्ति के लिए, उस कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। शोषण की बात, जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, उसी जात का यहाँ शोषण हो रहा है जिस जात का यहाँ सम्मेलन हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, ब्राह्मणों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? एक ऐसा काम, एक ऐसा विकास का कार्य, एक ऐसा ब्राह्मणों के लिए कार्य जो किया हो। दिनेश शर्मा जी को मैं कोट कर रहा हूं, वो बताएं इस बात को कि एक ऐसा काम जो ब्राह्मणों के लिए उन्होंने किया हो, जिससे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आपके दोबारा मुख्यमंत्री बना दे। ऐसा कोई एक कार्य बताइए। अरे वो छोड़ दीजिए, आप तो एक ऐसा कार्य नहीं बता सकते जो सर्व जातियों के लिए किया हो। माननीय अखिलेश जी पिछड़ा क्षेत्र से आते थे, तो वो कालिदास मार्ग से गए, तो आप कालिदास मार्ग गंगा जल से खुलवा रहे थे। और मैं बताना चाहता हूँ 2022 में राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और आप सब लोग देखेंगे कि विकास की गंगा कैसे बहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर जी, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना।
लेकिन जब अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बयान दिया है तो सीधे सीधे ये कहना बेकार की बात है। मैं तो एक बात कहूंगा कि इतना भयभीत हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कि हर बयान समाजवादी पार्टी से शुरू होता है, समाजवादी पार्टी पे खत्म होता है, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा। और इसी से वो साबित करे दे रहे हैं कि हमारी यात्रा विजय यात्रा है या पराजय यात्रा है। एक बात मैं उनकी स्वीकार करता हूँ, पराजय यात्रा की बात उनकी स्वीकार कर रहा हूँ। ये हमारी विजय यात्रा होगी और आपकी पराजय यात्रा होगी। धोखे से दिल की बात जुबान पे आ ही गई है। एक एक चीज को लेकर के चलते हैं। जहां तक बात की गई है सपने की, सपने देखने का अधिकार तो सबको है, लेकिन सपने दिखा करके ठगने का अधिकार किसने आपको दे दिया? हम तो वो बात कह रहे हैं आम जनता के सामने कि आपने बार बार सपने दिखा करके जो ठगा है, कम से कम वो बेचारी दोबारा न ठगी जाए, इसलिए कि जनता इस स्थिति में पहुंच गई है कि अब उसके पास ठगे जाने लायक बचा क्या है। अब तो माफ करो उसको, अब तो आप छोड़ दीजिए। और जहां तक बात आती है, आप जो है किसी को भी गाली दे सकते हैं, ना 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 ना, गाली देने का अधिकार कतई किसी को नहीं है, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे भाजपा ही हो, बसपा ही हो। भाजपा को जरूर जो है वो गाली की जगह प्रताड़ित करने का अधिकार जरूर है। गाली छोड़िए, पुलिस वाला बूट की ठोकर मार करके होटल में घुस जाए, रात को 12 बजे पीट पीट करके किसी की हत्या कर दे, और उसके बाद आप कहते हैं दूसरों से कि साहब आप गाली दे रहे हो। चलिए साहब, आपकी बात आपको मुबारक हो। अब जहां तक बात आती है उपलब्धि की, तो साहब उपलब्धि तो एक बहुत बड़ी है। और सच बात यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी मित्रों को एक बात की बधाई दे रहा हूँ, और साथ साथ आपकी हाईकमान को भी बधाई दे रहा हूँ। आप ताज्जुब कर रहे होंगे कि यार ये कैसा सफाई है कि जो हमारे जो है नेता को बधाई दे रहा है, हम योगी जी को भी बधाई दे रहे हैं और मोदी जी को भी बधाई दे रहे हैं। हमारी आपकी सबकी जिंदगी बढ़ा दी उन्होंने। अरे 500 रुपए का पेट्रोल जब हम पहले डलवाते थे भाई मेरे, तो 5 मिनट लगते थे। राघव जी आप भी गौर करिएगा। और अब आज हम जब डलवाते हैं तो 2 मिनट लगते हैं। हमारी जिंदगी के बेशकीमती 3 मिनट की देन किसकी है? योगी जी की नहीं है, मोदी जी की नहीं है। और 3 मिनट अगर एक बार का पेट्रोल, तो महीने में 90 मिनट। अरे जरा साल जोड़ो, 10 साल में तो आपकी जिंदगी ऊपर वाला जो नहीं बढ़ाता है, नीचे वाले ने, जो परमेश्वर ने। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी साहब? और सुन लीजिए, जहां तक विकास की बात है, विकास के बारे में चर्चाएं हो गई साहब, सुन लीजिए। अभी बहुत सी बातों का जो है मैं जवाब अगर दूंगा बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन एक आखिरी बात, विकास को मुझे लग रहा है कि मन की व्यथा धीरे धीरे बाहर आ रही है। पेट्रोल महंगा है, ये एक अलग विषय है, लेकिन ये जनता की वजह से व्यथित नहीं है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के देखिए कितनी बढ़िया बात है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि पेट्रोल महंगा है ये अलग विषय है, पेट्रोल महंगा है ये अलग विषय है। मैं महोदय को बताना चाहता हूँ कि कृषि प्रधान देश है, अरे चलिए मान लिया, अरे जो देश और प्रदेश में दंगों की सरकार चलाई है आपने, उस आग में झोंकना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, इसलिए आपको पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल दंगों की सरकार तो आपके मंत्री जी के बेटे ने जीप से रोक के बता दिया ना कि कैसे मारा जाएगा। हरियाली आंसू मत बहाइए, आप हरियाली आंसू बहा रहे हैं, हरियाली आंसू मत बहाइए। मालूम है कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या किया है आपने। समाजवादी पार्टी एक बार 35 साल लगभग उत्तर प्रदेश में गैर भाजपाई सरकारें रही हैं, गैर भाजपाई सरकारें कभी अपने काम पर समाजवादी पार्टी राज्य गृह मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया है। 4 एक्सप्रेस वे बनाए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मंत्री अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। हम बात करते हैं कि हमने लाशों पर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हम बात करते हैं कि हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज तक को नहीं छोड़ा आप लोगों ने। पूरा देश कुछ तो शर्म कीजिए आप लोग। हो रहा था
खाना खिला रहे थे, समाजवादी समाजवादी पार्टी की अगर नीतियां खराब हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कहना चाहता हूँ कि लखनऊ एक्सप्रेस से लखनऊ न जाएं, 100 डायल को फोन न लगाएं, लोहिया अस्पताल में किसी को दिखाने न भेजें, लोहिया अस्पताल में किसी को न भेजें, कैफाई रेफर होने वाले पेशेंट को यहीं रोक लें। केवल बेरोजगारी भत्ता देकर ही काम चला लेंगे या उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी देंगे? उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर बहलाएंगे या फिर रोजगार भी देंगे उत्तर प्रदेश के युवाओं को? मंत्री अवसर मत बनाइए, समाजवादी पार्टी के लोग कोरोना अवसर है, आपने 7 सालों एक भाई बहन निकलते हैं वो फर्जी देते हैं, कोरोना में बहुत खराब है, लग रहा था जाया नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कांग्रेस बहुत खराब है, उनसे उनके ऊपर अपने जाया करना मतलब अपना टाइम बर्बाद करना है। तुमसे ज्यादा कांग्रेस, अरे भाई साहब कभी अखिलेश जी से पूछ लीजिए ना, कभी अखिलेश जी से पूछ लीजिए कि जब सरकार आएगी तो रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देके फैला देंगे लोगों को? बताइए भाई, कभी बताइए जो लिस्ट आउट होगी। अरे माननीय अखिलेश जी ने युवाओं के साथ और पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो किया है वो आप पर भविष्य आप कोई परेशानी नहीं, मतलब नहीं होता है, आप कभी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ अरे भाई लैपटॉप आसानी से अखिलेश यादव जी की सरकारी पैसे से ही ऐसा काम करना है पूरे यादव परिवार को। तुम नहीं बोलने देते हो। सरकारी परिवार को केवल सरकारी पैसे से मौत काटने का कभी सरकारी महोत्सव अपने पैसे से भी अगले साल मनाएंगे तो धन्य हो जाता उत्तर प्रदेश, धन्य हो जाता। आज की सरकारें चलाई है 5 कब आएगी कब आएगी उसकी प्रतीक्षा करते करते लोगों की सुबह हो जाया करती थी। आज पूछिए जाके पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली 20 घंटे आ रही है, 20 घंटे घर में शायद भाजपा के लोग समझते हैं कि जोर से बोल के हकीकत बदल देंगे, झूठ को सच कर देंगे। ये उनकी गलत फहमी, जोर से बोल करना जानते हैं। अरे भाई उसको गैरत बांधी रखिए, उसको गैरत मानवता को क्या जवाब देंगे आप? बुलडोजर चलाने वाली जनता के लिए क्या किया है? समाजवादी पार्टी के लोग बात बताने में नाकामयाब साबित हुए हैं। नहीं बताना चाहते कि 15-15 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई और इन्होंने क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए, बताने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग ये बताने को तैयार नहीं है कि 15-15 साल इन्होंने ढेला भर का काम क्या किया। हाँ, एक बात धूमधाम से मनाया गया, धूमधाम से मनाया गया और सरकार जरूर लगाया गया। भाई महोत्सव बगैर बॉलीवुड के अधूरा माना जाता था, बगैर बॉलीवुड के करोड़ों रुपए केवल उनका नृत्य देखने के लिए लुटा दिए गए। अरे भाई साहब, नगरी मथुरा में जनता के पैसे किया महोत्सव नहीं खोए रहेंगे कि उससे बाहर निकलेंगे। आप बताइए आपने जनता के पैसे कैसे किया?
आप उत्तर प्रदेश में योजना ला रहे हैं कि संविदा पे कर दिया जाए। आप बताइए ना, बेरोजगारी भत्ता देके काम चलाओगे क्या? बेरोजगारी भत्ता देके काम चलाएगी समाजवादी पार्टी? प्रदेश की जनता आज इसका जवाब दे भाजपा वाले, जो हमारे जवाब दें। जवाब दें कि जिन कदम 2 सालों बात कर रहे हैं। अरे भैया आपने तो 60 साल में 60 भैया राहुल गांधी वायनाड काहे नहीं है? राहुल मोदी जी कोरोना काल में क्यों नहीं आए जमीन पे? मोदी जी क्यों नहीं आए कोरोना काल? हमें शादी के समय आज की बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, अनुपमा जी का, अमित का, वरुण का, श्वेता जी का, राघव का, अनिल मिश्रा जी का और विकास का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक की इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।